हेलो एवरीवन। सो आज का अपना लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए इस चैप्टर की मैं वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज भी एक क्वेश्चन है, मींस 4 मार्क्स। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और वो होता है मॉडरेट लेवल का, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ होता है। ठीक है बच्चों, जिस जोश से आपने स्टार्ट किया है मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो आपका जोश डाउन हो रहा है। तो देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर रियली आपका ड्रीम आईआईटी है तो फिर मेहनत में कमी मत छोड़िए। आपको रोज प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अपने पास में लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इतनी मेहनत करनी है कि लास्ट में जब रिजल्ट आए तो रिग्रेट ना हो कि काश उस दिन मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। सो जैसे कि मैंने वेटेज बताया 1 क्वेश्चन मींस यू कैन से 4 मार्क्स। तो जल्दी से क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं करने वाला मैं, केवल रिवाइज करेंगे चीजें, जो भी इसके रिजल्ट्स हैं, जो भी इसके एप्लीकेशन पार्ट हैं सबको। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, x प्लस वाई होल पावर n, इसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y। ठीक है, मीन्स एक वेरिएबल की पावर घटेगी तो दूसरे की बढ़ती जाएगी, n माइनस 2 वाई स्क्वायर, और लास्ट में केवल रहेगा ncn y पावर n। ठीक है, यही बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1। ठीक है, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होगी। इसके बाद में यहाँ ये जो nc0 nc1 ये जो टर्म है इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, और किसी भी टर्म में अगर मैं डिग्री की बात करूं तो वो डिग्री हमेशा n होगी। यहां n है, इन दोनों का एडिशन, तो डिग्री हमेशा n होगी। तो याद रखने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट, डिग्री n। अब अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हुई है तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। ठीक है, सो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है, NCR। इसका मीनिंग क्या है, वी कैन राइट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड। देखिए NCR इक्वल टू NCn माइनस r, ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होते हैं, NCR इक्वल टू NCn माइनस r। अगर मैं बोलूं कि कहीं दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को कंपेयर किया जा रहा है, NCx इक्वल टू NCy, then what will be your result? It's only possible when x इक्वल टू y, या फिर इन दोनों का सम n के इक्वल हो, n इक्वल टू x प्लस y। इन्हीं दो कंडीशन में NCx will be equal to NCy। Okay, if I say NCR प्लस NCR प्लस 1, देखिए प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड किया जा रहा है, कंडीशन ये कि ये दोनों n इक्वल होने चाहिए और यहाँ एक का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ एक का डिफरेंस होना चाहिए इनके लोअर सफिक्स में, तो ये बनेगा n+1 c, जो इन दोनों में मैक्सिमम है। ठीक है, इट विल बी r+1। n में एक ऐड करना है और इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। NCR को वी कैन राइट n/r ऑफ n-1 c r-1। ये कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनका बार बार यूज करने वाले हैं हम जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमें से ये दो वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी। जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेशन बनाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी, और जब कोई सीरीज गिवन होगी उसका सम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद में जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, t ऑफ r+1 विल बी इक्वल टू NCR x रेज टू पावर n माइनस r एंड y रेज टू पावर r। ये होती है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे उस गिवन एक्सप्रेशन को 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में भी रिड्यूस कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये कैसे चलते हैं, NC0 आप x पावर n से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 x स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा
और ये बनेगा NCn x रेज टू पावर n। ठीक है, अब यहाँ x की जगह -x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म ऐसे कैसे रहेगी, जहां ओड पावर है वो वाली टर्म नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो कोफिशिएंट से रिलेटेड बनता है। जैसे मैं बात करूं 1 + x रेज टू पावर n, इसमें x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट विल बी NC4। ओके, तो इस वाली टर्म में, इस वाले एक्सप्रेशन में याद रखना x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट हमेशा चलता है NCr। ओके, इसकी बात करें तो x ये चलेगा -1 पावर r और आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से मैं एक और रिजल्ट बता दूं, अगर 1 + ax चल रहा है, 1 + ax रेज टू पावर n, अगर इसमें कोफिशिएंट की बात करें व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r, तो वो होगा NCr एंड a रेज टू पावर r। ऐसे ही किसी भी r कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 2 3 4, उनका कोफिशिएंट डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो ये -a पावर r बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं कैसे कोफिशिएंट लिखते हैं, याद रखना। इसके बाद में यहाँ जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मिडिल टर्म से रिलेटेड। किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव बाइनोमियल एक्सप्रेशन x + y रेज टू पावर n। अब जब भी मिडिल टर्म फाइंड करना है इट विल डिपेंड अपॉन ऑन n क्या होगा, तो केस फर्स्ट अगर n इवन है, देखिए n इवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी। अगर n इवन है तो n+1 क्या होगा, दैट विल बी ऑड। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो कितनी मिडिल टर्म होगी, एक ही मिडिल टर्म होगी, और वो टर्म कौन सी होगी, दैट विल बी t ऑफ n/2 + 1। ये पर्टिकुलर टर्म होगी जो मिडिल टर्म होगी। बात समझ में आ रही है। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगी, और ऑड होगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी। अगर n यहाँ पे ओड है, n यहाँ पे ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो मिडिल टर्म 2 होंगी। तो वो कौन कौन सी होगी, एक तो टर्म होगी n+1/2 और दूसरी टर्म होगी n+3/2। ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, अब यहाँ मिडिल टर्म से रिलेटेड एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। जब भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, जब भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है तो वो इनडायरेक्टली मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही होता है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिवन एक्सप्रेशन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए, तो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि जो उसमें मिडिल टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो याद रखना ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मींस दे आर आस्किंग द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। ओके, यहाँ पे ये कोफिशिएंट इक्वल होगा, डोंट वरी, क्योंकि एक ही टर्म होगी, एक ही कोफिशिएंट होगा जो ग्रेटेस्ट होगा। NCr = NCn-r से यहाँ पे इक्वल बन जाएंगे। तो याद रखना इनडायरेक्टली ये चीज गिवन है मींस मिडिल टर्म की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने आप एक को बताया बाइनोमियल कोफिशिएंट, ऐसे एक चलता है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल। एक तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट चलता है, एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चलती है। टर्म जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो, मींस यहां बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे, कंप्लीट टर्म की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन x + a होल रेज टू पावर n में चल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं मान रहा हूं यहां पे कि tr+1 ये वाली टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो अगर यहाँ पे r मिल जाए तो पर्टिकुलर टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो r चलता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, वो होता है <= n+1 डिवाइडेड बाई mod ऑफ x/a + 1। यहां से r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, r विल बी <= n and the exponent x + a दिस टर्म। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस से रखेंगे या माइनस है तो माइनस से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे दो केस हैं, अगर r <= सम इंटीजर आ रहा है i, या फिर बोल दीजिए लेट्स से m, r इज <= m एंड m इज सम इंटीजर, तो यहाँ पे tm एंड tm+1
ये दो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगी। इनडायरेक्टली ये दोनों इक्वली होंगी बट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगी। यहां पे m क्या है, m इज इंटीजर। अगर r लेस देन इक्वल टू m प्लस कोई फ्रैक्शन पार्ट भी आ रहा है, f इज फ्रैक्शन हियर, अगर r ऐसा बन रहा है m प्लस f, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी tm प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले r फाइंड करना है। r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x बाई प्लस 1। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू या तो इंटीजर आएगी या फिर इंटीजर प्लस कोई फ्रैक्शन आएगा। f यहाँ पे फ्रैक्शन है, मींस इन बिटवीन 0 to 1। तो अगर इंटीजर बन रहा है तो डायरेक्टली बोलेंगे tm और tm प्लस 1 विल बी दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और ये टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से जाके। और अगर m प्लस f वाली फॉर्म चल रही है तो tm प्लस 1 विल बी दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, इसमें देखिए एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी चलती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म पे बनते हैं। जैसे मैं सिंपली बात करूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ncnx रेज टू पावर n, ठीक है, ये चलता है। अगर यहीं पे कोफिशिएंट के सम की बात कर रहा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन हो, अगर सभी कोफिशिएंट के सम की बात कर रहा है तो उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उस एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। वेरिएबल इक्वल टू 1 तो डायरेक्टली आपको सम मिल जाएगा, चाहे एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो या 100 वेरिएबल हो। जब भी सभी कोफिशिएंट, सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट बन रहे हैं बाइनोमियल के, ठीक है, इनका सम पूछ रहा है तो वेरिएबल्स को 1 सब्स्टिट्यूट करना है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे अगर मेरे को सभी इन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम फाइंड करना हो, मींस c0 प्लस c1 प्लस c2, तो क्या होगा, ये यहां पे 1 पुट करेंगे तो दैट विल बी 2 रेज टू पावर n। ओके, अगर मैं यहां पे x इक्वल टू -1 पुट कर दूं, x इक्वल टू -1, तो ये तो बन जाएगा 0, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा c0 माइनस c1 प्लस c2, ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है, -1 पावर n cn, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा 0, ठीक है। तो याद रखना जब अल्टरनेट साइन चल रहे हो तो उसका एडिशन हमेशा 0 होगा। अब इसी को देखते हुए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इवन टर्म है, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, उनका सम और जो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम इक्वल होगा, तभी तो ये 0 बना। और वो होगा कितना, वो होगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, आप या तो इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो। इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो c1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ऑड वाली टर्म ट्वाइस ऑफ इवन टर्म, और वो ट्वाइस यहां डिवाइड दोगे तो पावर n माइनस 1 बन जाएगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके भी बता सकते हो आप। तो याद रखना इवन और ऑड का कोफिशिएंट का सम 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अगर यहीं पे कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है, देखिएगा c0, ओके, देन लेट्स से cr प्लस c1, cr प्लस 1, ठीक है, ऐसे कुछ टर्म चल रही है c2, cr प्लस 2। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, n टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। c0 का मतलब मैं nc0 की बात कर रहा हूं। तो देखिए जब भी ऐसी टर्म चल रही है कि जो लोअर सफिक्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर इनका डिफरेंस सेम चल रहा है, क्या है डिफरेंस, यहाँ पे r, यहाँ पे डिफरेंस क्या है r, यहाँ पे डिफरेंस क्या है r, तो इसका आंसर होगा, डायरेक्टली याद रखना, 2n माइनस r। ये r इंडिकेट करेगा जो डिफरेंस है। अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 चल रहा होता तो 2n माइनस 1, डिफरेंस अगर इनका 2 चल रहा होता तो 2n माइनस 2 बन जाता। यहाँ पे डिफरेंस क्या चल रहा है, r चल रहा है इन दोनों का, r माइनस 0, r प्लस 1 माइनस 1 r, r प्लस 2 माइनस 2 अगेन r, ठीक है।
इसी को देखते हुए एक अच्छा रिजल्ट है वो बना रहा हूं मैं, सी नॉट स्क्वायर C1 स्क्वायर, ठीक है, C2 स्क्वायर, इसका क्या आंसर होगा, एन टर्म्स है यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, C नॉट इंटू सी नॉट, C1 इंटू C1, C2 इंटू C2, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फॉर्म है। अब इनका डिफरेंस चेक करो, क्या बन रहा है इनका डिफरेंस, सभी टर्म में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी टर्म में डिफरेंस था r, यहाँ सभी टर्म्स में डिफरेंस बन रहा है 0, तो r की जगह 0 आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा 2NCN। याद रखना, C नॉट स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये बनेगा 2NCN। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको इन कोफिशिएंट के साथ में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मिले या डिवाइड में मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे। मींस अगर ये फॉर्म मिल रही है आपको कहीं पे 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 n इंटू Cn, तो इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जब भी इन कोफिशिएंट के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में मिल रहा है तो वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ओके, डिफरेंशिएशन करके फिर उसको x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। कई बार कुछ x या कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन। सिंपली देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूं आपको, इसका एक्सप्रेशन होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस NCN x रेज़ टू पावर n। अब वेरिएबल को तो 1 पुट कर देंगे तो वेरिएबल तो आएगा ही नहीं यहाँ पे x। अब यहाँ पे मैं इसके बाहर 1 चाहिए, इसके बाहर 2 कब आएगा, C2 के साथ, जब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, एक्स स्क्वायर विल बी 2x ना, एक्स क्यूब विल बी 3, तो इसके साथ 3 कब आएगा, जब इस कंप्लीट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं और x की वैल्यू 1 पुट कर दूं। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये तो 0, ये केवल NC1 बचा, ये क्या बचा 2NC2x, क्या बनेगा नेक्स्ट 3NC3x स्क्वायर, और ये क्या बनेगा NCN x रेज़ टू पावर n-1। अब x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी n 1 प्लस x रेज़ टू पावर n-1। अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन यही बनेगा, 1 ट्वाइस ऑफ C2 3 टाइम ऑफ C3, और यहाँ पे पुट करोगे तो दैट विल बी n 2 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, याद रखना ये भी। जब भी प्रोडक्ट में मिल रहा है कोई कांस्टेंट इन कोफिशिएंट के साथ में तो हमेशा डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। अगर कई बार इनमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, मींस यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो क्या करेंगे, पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ x बन जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ x क्यूब बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ में 1 के साथ 2 आएगा और इसमें 2 के साथ में 3 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई कर देंगे। तो इनडायरेक्टली इतना याद रखिए कि कहीं ना कहीं जब कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशिएशन यूज करना है। ठीक है, अब डिवीजन में अगर आ रहा है, नेक्स्ट में क्या बता रहा हूं कि कहीं ये फॉर्म मिल रही है आपको C0 C1/2 C2/3 C3/4, मीन्स डिवीजन में कोई टर्म चल रही है तो हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए जैसे लास्ट वाला, इसी एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा C0x, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा C1 ऐसे कैसे, और ये है x, ये बेसिकली x ही तो है, x है तो ये बनेगा x²/2, इसका इंटीग्रेशन C2 कांस्टेंट x² विल बी x³/3। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो C0 C1/2 C2/3 यही फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो जब भी डिवीजन में कांस्टेंट आ रहा है तो आपको वहां इंटीग्रेट करके वो फॉर्म बनानी है या डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। तो इसका आंसर मिलता है 2 रेज़ टू पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, यहां पे इंटीग्रेट करना आपको 0 से x की लिमिट में। ओके, लिमिट विल बी 0 to x जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, अब ये कुछ रिजल्ट थे डायरेक्ट, इनको याद रखिएगा, काम में आ सकते हैं बहुत बार। यहाँ पे जो मैंने एक रिजल्ट बताया था ना स्टार्टिंग में, NCR इक्वल टू n/r n-1 CR-1,
ये रिजल्ट भी याद रखना, इन फॉर्म में कई बार ये भी काम में आएगा। अब चलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है मल्टीनोमियल में। सो बेसिकली मल्टीनोमियल में केवल 2 से 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, मैं बता देता हूं क्या है। मल्टीनोमियल का मतलब है कि 2 से ज्यादा टर्म है, दैट मे बी ट्राइनोमियल, या 4 टर्म है, 5 टर्म है, इन सबको मल्टीनोमियल में इंक्लूड करते हैं। बाइनोमियल देन डायरेक्ट मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल या तो ऐसी फॉर्म भी हो सकती है x + y + z पावर n, या कुछ ऐसी फॉर्म भी हो सकती है x1 + x2, लेट्स से देयर आर r टर्म एंड पावर n। अब बेसिकली इनसे रिलेटेड आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कि इस मल्टीनोमियल में कितनी टर्म होंगी, या फिर इसकी जो जनरल टर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं इसके लिए तो वो बनेगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, x रेज़ टू पावर r1, y रेज़ टू पावर r2, z रेज़ टू पावर r3। मीन्स क्या करना है, लेट से इनकी कोई पर्टिकुलर पावर होंगी r1, r2, r3, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दैट एक्सपोनेंट, और वो फॉर्म यहां रख देंगे। अब यहां पे कंडीशन क्या चलेगी, इन एक्सपोनेंट का सम हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल। r1 + r2 + r3 शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 10, और 10 से बड़ा हो नहीं सकता, सो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। 10 होना चाहिए और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आइदर लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट 1 और 2 ऐसा आ जाता है तो उनका एक्सपोनेंट नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चलेगा, इनकी पावर और इनका सम हमेशा 10 होना चाहिए। अब इससे डिफरेंट कंडीशन जो बनेंगी पर्टिकुलर कोफिशिएंट के लिए वो क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। सेम इसी के लिए बना सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनके एक्सपोनेंट मान लीजिए p1 p2 p3। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यहाँ पे n + r - 1 cr - 1, that will be number of terms in any multinomial theorem। ओके, यहाँ पे r क्या है, कितने वेरिएबल हैं, n दैट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर इसमें ट्राइनोमियल वाले में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो क्या बनेगा, यहां से n + r तो 3 हो गया, 3 - 1 2, n c 2, तो ये बनेगा n + 2 n + 1 बाई कैंसिल आउट 2, तो ये होगी नंबर ऑफ टर्म। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म डायरेक्ट या तो ये याद रखिए या जनरल ये याद रखिए। ठीक है, n + 2 n + 1 बाई 2, ये सब था मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार बाइनोमियल में, ठीक है, 1 + x⁴n में कभी n आपको रेशनल नंबर दे दे या फिर नेगेटिव नंबर दे दे, नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव रेशनल नंबर हो, तो इनके लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये चलेगा 1 + nx + n(n−1) बाई 2 फैक्टोरियल x² + n(n−1) इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³, ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पे mod x शुड बी लेस देन 1, और n कोई भी रेडिकल हो सकता है, 1/2 -1/2 -1 -2। ठीक है, ऐसी कुछ भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस रेडिकल से रिलेटेड, वो याद रखना। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 + x, ठीक है, पावर -1, ठीक है, 1 + x रेज़ टू पावर -1, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये चलेगा 1 - x, ओके, -2x², सॉरी 2 नहीं चलेगा, ये पर्टिकुलर x में ही चलेगा। देखिए, एक तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट याद रखिए 1 - x। ठीक है, अगर मैं -1 यहां पुट करता हूं तो ये बनेगा -1 माइनस प्लस कैंसिल आउट, सो इट विल बी ओनली x²। फिर क्यूब में एक माइनस कॉमन आ जाएगा, -x³ + x रेज़ टू पावर 4 - x रेज़ टू पावर 5
ऐसे चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इस बार माइनस माइनस प्लस 1 के सारी टर्म प्लस में हो जाएंगे, एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, ऐसे चलेंगी। या फिर ऐसा करिए, एक्स की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये तो पहले से थी प्लस वाली, और जहां माइनस बन रहा है माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2, ये एक्सप्रेशन कैसे चलेगा, तो यहां से आप डेराइव कर सकते हो या डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, ये बनेगा 1, यहां पे बनेगा माइनस 2x, ठीक है। अगर यहां मैं माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये बनेगा माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट 6, सो इट विल बी 3x स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 3x स्क्वायर, फिर चलेगा माइनस 4x क्यूब प्लस 5x4, ये वाला चलेगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 चलेगा बट अल्टरनेट साइन के साथ, और यहाँ पे जब पावर 1 माइनस 1 वाला चल रहा है तो कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2, तो इस बार ये सारी टर्म प्लस हो जाएंगी, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, ये टर्म ऐसे चलेंगी। तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है, बहुत जगह काम में आएंगे। अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशन के पार्ट में आपसे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पूछता है, या फिर लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन पूछता है, या कुछ डिवीजन रिलेटेड। तो रिमाइंडर के लिए या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जा सकते हैं आप रिजल्ट के लिए, कि उसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए और फिर जो भी डिवाइजर है उससे डिवाइड पर्टिकुलर टर्म हो रहेंगी, बचा हुआ रिमाइंडर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, लेट सपोज एक्स रेज टू पावर कोई p है, उसको डिवाइड करना है a से, तो रिमाइंडर क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलूँ, 3 रेज टू पावर 100 को डिवाइड करना है आपको 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है, जो डिविडेंड होता है उसको डिवाइजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या तो डायरेक्टली कहीं 7 बन रहा हो या 7 का मल्टीपल भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसको मैं देखिए 3 में तो 9 बनेगा ना, 9 बनेगा तो इसको 8 करिए, लेट्स सपोज दिस वन इज द 8। सो यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर पावर 50, ठीक है, वी हैव टू डिवाइड बाई 8। सो 3 स्क्वायर विल बी 9, और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 प्लस 1 बाई 50, एंड वी हैव टू डिवाइड बाई 8। अब इस 8 प्लस 1 को बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए। अगर बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे इसको तो क्या बनेगा, यहां से देखिए 50c0 प्लस 50c1 8 प्लस 50c2 8 स्क्वायर, ये चलेगा कहां तक, 50c 50 8 पावर 50। तो इन सब में तो अगर 8 से डिवाइड करूं तो ये सब तो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, बट ये वाली टर्म एक्स्ट्रा बच गई, तो यही तो है रिमाइंडर। 50c0 कितना होता है 1, तो रिमाइंडर यहां से मिलेगा 1। तो ये बाइनोमियल है। अब मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक क्या बता रहा हूं, जब भी कुछ ऐसी फॉर्म आए तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर x को या तो इसके मल्टीपल में या फिर डायरेक्टली एक ही फॉर्म में, और यहां पे इसको ये नई पावर बन जाएगी। लेट सपोज क्या करना है, इस x को आपको रिड्यूस करना है a प्लस माइनस 1 की फॉर्म में, a में 1 ऐड करके या माइनस 1 करके, या तो डायरेक्टली मिल जाए या फिर k टाइम ऑफ a बने, ठीक है, a का कोई मल्टीपल हो, इस फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। अब ये टर्म तो डिवाइड हो गया एग्जैक्टली, ठीक है, और यहां पे जो +1 बचा या -1 बचा, उसका जो एक्सपोनेंट चल रहा है ये आपका रिमाइंडर होगा। देखिए यहां पे ये फॉर्म मिल गई, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, क्या बचा 1 रेज़ टू पावर 51, 1 इज द रिमाइंडर हियर। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, 2 रेज़ टू पावर 101, वी हैव टू डिवाइड बाय 3, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो 2 को 3 की फॉर्म में लिखिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे 3 - 1, 3 - 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो -1 पावर 101 ये आपका रिमाइंडर है, मींस -1, रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, तो डिवाइजर ऐड कर दीजिए, ये आपका रिमाइंडर होगा।
ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जाइए या फिर ऐसे भी डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सब था बाइनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम किसी रेडिकल के लिए। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके PYQ लेके। ओके, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।